हरियाणा में ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बोले, गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई। हरियाणा के लोगों ने कमाल कर दिया और कमल कमल कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा, कांग्रेस को परजीवी पार्टी बताया। कांग्रेस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। कांग्रेस की पोल खुल चुकी है, उसका डिब्बा गोल हो चुका है। प्रधानमंत्री ने सीएम नायब सिंह सैनी की भी जमकर तारीफ की, हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का भरोसा दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री भाई नायब सैनी जी भरपूर तारीफ करता हूं, भरपूर प्रशंसा करता हूं। उन्होंने हरियाणा के विकास के लिए बहुत मेहनत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजों का भी जिक्र किया और कहा, ये चुनाव नतीजे संविधान और लोकतंत्र की जीत हैं। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने वाली बीजेपी पहली पार्टी बन गई है। इसके साथ ही नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 12 अक्टूबर यानी दशहरा के दिन होगा। हरियाणा में सारे अनुमान धराशायी हो गए, सभी सर्वे फेल हो गए। बीजेपी ने इतिहास रच दिया। ये जश्न उसी ऐतिहासिक जीत का है। हरियाणा में बीजेपी ने 48 सीटें जीती हैं। कांग्रेस के खाते में 37 सीटें आई हैं। INL लीग को 2 तो 3 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। कांग्रेस ने रिजल्ट को चौंकाने वाला बताया है। सीएम सैनी बोले, जनता ने कांग्रेस के झूठ को नकार दिया है। इनका झूठ न राजस्थान में चला, न मध्य प्रदेश में चला, न छत्तीसगढ़ में चला और न हरियाणा में चला। जनता के विश्वास की जीत है। जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है। हरियाणा में बीजेपी को करीब 40% वोट मिले हैं। पिछली बार से 8 सीटें ज्यादा मिली हैं, लेकिन 10 में से 7 मंत्री चुनाव हार गए हैं। हरियाणा की ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बात की और उनको बधाई दी। साथ ही एक्स पर पोस्ट किया कि हरियाणा का हृदय से आभार। हरियाणा के इतिहास में पहली बार कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी ने 57 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये सारा काम प्रधानमंत्री जी का है। नरेंद्र मोदी जी जो देश को इतनी तेजी से विकसित भारत की ओर लेके जा रहे हैं, उसकी जीत है। हमारे कामों पर, मोदी जी की नीतियों पर एक मुहर लगाई है। नतीजों से पहले कांग्रेस की हरियाणा में हवा होने का दावा हो रहा था, मगर नतीजों के बाद बीजेपी सबसे बड़ी बाजीगर कैसे बनी? चुनाव से 6 महीने पहले नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया। सैनी ओबीसी समाज से आते हैं। हरियाणा में करीब 44% ओबीसी हैं। जाट वर्सेस नॉन जाट की सियासत से गैर जाटों को इकट्ठा कर लिया। हरियाणा में करीब 75% नॉन जाट वोटर हैं। अलायंस में जो पार्टियां बाहर लग रही थीं, उन्हें अलग किया। चुनाव से 4 महीने पहले जेजेपी से गठबंधन तोड़ा। बीजेपी ने लोकल इश्यूज पर फोकस किया, बताया कि खर्ची पर्ची का सिस्टम खत्म किया है, बिना सिफारिश और बिना रिश्वत के सरकारी नौकरी दी। आरएसएस जमीन पर काम करता रहा। 4 महीनों में 16,000 छोटी छोटी जनसभाएं की। वोटिंग से 3 दिन पहले राम रहीम पैरोल पर छूटा। हरियाणा के 6 जिलों में राम रहीम का प्रभाव है। इन जिलों में 26 सीटें आती हैं। हरियाणा में बीजेपी ने करीब 150 रैलियां की। इनमें 4 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, 10 रैलियां गृह मंत्री अमित शाह ने की, जबकि 5 रैलियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। हरियाणा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस में खलबली। कुमारी सैलजा की मांग, पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान हो। वोटों की गिनती शुरू होते ही कांग्रेस में जश्न का माहौल था। 2 घंटे बाद कांग्रेस दफ्तर में कार्यकर्ताओं के चेहरे मुरझा गए। ढोल वाले वापस लौटा दिए गए। ऐसे में हरियाणा में कांग्रेस की हार की चंद वजह समझिए। कांग्रेस का पूरा फोकस 22% जाट वोटर्स पर रहा। पूरी पार्टी पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कंट्रोल रहा। हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच दरार साफ नजर आई। अग्निवीर, किसान और पहलवान जैसे मुद्दे नहीं चले। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में थी। कुमारी सैलजा और हुड्डा के बीच मतभेद सार्वजनिक तौर पर नजर आए। नतीजों के बाद इशारों में आ रहे हैं। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। हरियाणा में कांग्रेस की हार की एक और वजह सीएम फेस का ऐलान न होना भी माना जा रहा है। बीजेपी ने हरियाणा में दूसरी बार मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर चुनाव लड़ा था। सीएम फेस का ऐलान कर बीजेपी ने पहली बार हरियाणा में पूर्ण बहुमत हासिल किया है। कांग्रेस को मंजूर नहीं है हरियाणा चुनाव के नतीजे।
कांग्रेस ने इसे तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार बताया है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, अचंभित करने वाले हैं नतीजे। ये आश्चर्यजनक नतीजे हैं, अप्रत्याशित नतीजे हैं। हरियाणा के चुनाव नतीजे से कांग्रेस सदमे की स्थिति में है। उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि बीजेपी लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी, उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। शिकायतों का पुलिंदा लेकर कांग्रेस अब चुनाव आयोग के पास जाने वाली है। लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस का आत्मविश्वास आसमान पर नजर आ रहा था, लेकिन हरियाणा के नतीजों ने महाराष्ट्र चुनाव से पहले उसकी चिंता बढ़ा दी है। हरियाणा के चुनाव नतीजों में चौटाला परिवार को बड़ा झटका लगा है। डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला जमानत तक नहीं बचा पाए। चुनाव में चौटाला परिवार से 8 मेंबर मैदान में थे, सिर्फ 2 जीत पाए हैं। रानिया से अर्जुन चौटाला और डबवाली से आदित्य चौटाला ने जीत हासिल की है। पिछले चुनाव में 10 सीटें जीतकर किंग मेकर बनने वाले दुष्यंत चौटाला की पार्टी की इस चुनाव में भयंकर दुर्दशा हुई है। दुष्यंत चौटाला उचाना कलां से बुरी तरह चुनाव हार गए। दुष्यंत चौटाला 7,950 वोट के साथ 5वें नंबर पर रहे। इससे 2 गुने वोट तो 2 निर्दलीय उम्मीदवारों को मिले हैं। उचाना कलां सीट पर बीजेपी के देवेंद्र अत्री ने जीत हासिल की है। कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह को सिर्फ 32 वोटों से हराया। हरियाणा के सियासी दंगल में रेसलर से लीडर बनी विनेश फोगाट ने विरोधियों को पटखनी दे दी है। ब्रजभूषण शरण सिंह बोले, कांग्रेस का तो सत्यानाश कर दिया। विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर जींद जिले की जुलाना सीट से मैदान में थी। बीजेपी के कैप्टन योगेश बैरागी को 6,015 वोटों से शिकस्त दी। विनेश को 65,080 वोट मिले। योगेश बैरागी 59,065 वोट ही हासिल कर पाए। ये हर उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। विनेश 3 बार की ओलंपियन है। पेरिस ओलंपिक्स में वजन 100 ग्राम ज्यादा होने की वजह से गोल्ड मेडल से चूक गई थी, जिसके बाद रेसलिंग से संन्यास लेकर पॉलिटिक्स में एंट्री ली। विनेश की विक्ट्री पर ब्रजभूषण शरण सिंह भी बोले, वैसे वो जहाँ जहाँ जाती है सत्यानाश ही होता है। अब कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया। विनेश फोगाट उन महिला पहलवानों में से एक हैं जिन्होंने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न समेत गंभीर आरोप लगाए थे। चुनावों में मतदान के बाद होने वाले एग्जिट पोल पर एक बार फिर उठे सवाल। हरियाणा चुनावों में तमाम एग्जिट पोल बुरी तरह हुए फेल। सभी एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस की बम्पर जीत का दावा किया गया था। कई पोल्स में तो कांग्रेस को 50 पार सीटें भी दी गई थी, लेकिन नतीजों के दिन सभी एग्जिट पोल फेल हो गए। एग्जिट पोल पहले भी फेल होते रहे हैं, लेकिन पिछले 5 साल से इसके गलत साबित होने की रफ्तार बढ़ी है। 2019 के बाद ज्यादातर चुनावों में एग्जिट पोल फेल साबित हुए हैं। सबसे पहला एग्जिट पोल 1936 में अमेरिका में कराया गया था। भारत में 1990 के दशक से एग्जिट पोल का चलन शुरू हुआ। 1996 में पहला एग्जिट पोल दूरदर्शन पर दिखाया गया था। तभी से देश में एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं। मौजूदा वक्त में देश में करीब 10 एजेंसियां एग्जिट पोल करती हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर के मामले में तमाम एग्जिट पोल सही भी साबित हुए हैं, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया गया था। क्या हरियाणा के रिजल्ट से सहयोगियों के बीच कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर को झटका लग सकता है? अब कांग्रेस के सहयोगी भी उसे नसीहत देने लगे हैं। किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए, लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। हाल के लोकसभा चुनाव के बाद के इस पहले विधानसभा चुनाव ने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है। केजरीवाल ने तो इशारों में अपनी ही सहयोगी कांग्रेस को नसीहत दे दी है। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस की अहम सहयोगी शिवसेना के उद्धव गुट ने भी देर नहीं की। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूँगी। उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता हरियाणा में। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी। जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है। प्रियंका चतुर्वेदी का बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि महाराष्ट्र में अब चुनाव है
और इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की धमाकेदार वापसी, बीजेपी को मायूसी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना भी हार गए चुनाव। जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। वजह यह है कि इस चुनाव का जनादेश बहुत साफ है। यहां के वोटरों ने अब्दुल्ला परिवार की पार्टी पर भरोसा जताया है। जो हमें खत्म करने के लिए आए थे मैदान में, वो खुद ही उनका कोई नामो निशान नहीं रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन कांग्रेस को गिनती की सीटें मिली। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना तक नौशेरा सीट से चुनाव हार गए। ये बहुत बड़ा मैंडेट दिया है जम्मू कश्मीर की जनता ने। पूरे देश में दनाते थे कि 2019 के बाद हमने दिल जीत लिया, जम्मू कश्मीर जीत लिया। इस चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान पीडीपी को हुआ, उसे वोटरों ने लगभग खारिज कर दिया। जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट डाला। ये चुनाव इसलिए भी अहम रहा क्योंकि 2014 के बाद और अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का ये पहला विधानसभा चुनाव है। दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनेंगे उमर अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने किया ऐलान। ये मेहरबानी है, लोग भी वोटों की मेहरबानी है, वोटरों ने उनको दिया है वोट, हमें उसको तस्लीम करना चाहिए। दोनों रीजन्स के लिए हम लोग बराबर की कोशिश करेंगे कि उनके मुश्किलात दूर हों। जम्मू कश्मीर चुनाव में अपनी पार्टी के जोरदार प्रदर्शन के बीच फारूक अब्दुल्ला ने घोषणा कर दी कि नई सरकार की कमान उमर अब्दुल्ला के हाथ में होगी। ये दूसरी बार होगा जब उमर अब्दुल्ला सीएम बन सकते हैं। इससे पहले वो साल 2009 में मुख्यमंत्री बने थे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लोगों का बहुत प्यार मिला है, मैंडेट मिला है लोगों का, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ताकि इस जिम्मेदारी पे हम खरा उतरे। 90 सीटों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि उसके गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें ही मिली हैं। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी लूजर साबित हुई पीडीपी। महबूबा मुफ्ती की बेटी तक चुनाव हार गई। 2014 के चुनाव में जिस पीडीपी ने सबसे ज़्यादा 28 सीटें जीतकर बीजेपी के साथ मिलकर जम्मू व कश्मीर में सरकार बनाई थी, इस बार के चुनाव में उसकी बड़ी दुर्गति हो गई। पीडीपी को इस चुनाव में सिर्फ 3 सीटें मिली हैं। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती तक चुनाव हार गई। ब्रिजबिहारा सीट से इल्तिजा को नेशनल कॉन्फ्रेंस के बशीर अहमद शाह वीरी ने 9,500 से ज़्यादा वोटों से हराया। पॉलिटिक्स में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, ऊपर नीचे होता रहता है। कि मैं मुफ्ती साहब की पोती हूँ। मुफ्ती साहब इतने इलेक्शंस हारते थे, स्टिल ही केम अप विद पीडीपी, जिसने एनसी का जो मिसरूल था, करप्शन था, हमने वो तोड़ा। सो वी आर नॉट गोना गिव अप। इस करारी शिकस्त के बाद पीडीपी चीफ सवालों से बचती दिखी। हालांकि महबूबा मुफ्ती अब ऐसा जता रही हैं कि उन्हें इस नतीजे का पहले से ही अनुमान था। उतार चढ़ाव आते रहते हैं और मुझसे कई कांग्रेस लीडरशिप ने बात भी की। मैंने उनको यही बताया आज से 2-3 दिन पहले, एनसी और कांग्रेस की जो है मिलजुल के आपके इतने सीट्स आएंगी, आपको बाहर के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। महबूबा मुफ्ती अब जो मर्जी कहें, पिछली बार जम्मू कश्मीर की सरकार चलाने वाली महबूबा मुफ्ती के लिए ये एक बड़ा सबक है। जम्मू कश्मीर में भी खुल गया आम आदमी पार्टी का खाता। आपके उम्मीदवार महराज मलिक ने बीजेपी के प्रत्याशी को हरा दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने चौंकाने वाली दस्तक दी है। पहली बार जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का विधायक चुना गया है। डोडा सीट से आम आदमी पार्टी के महराज मलिक 4,538 वोट से जीते। महराज मलिक को मिले 23,228 वोट, जबकि उनके सबसे करीबी प्रतिद्वंदी बीजेपी के गजे सिंह राणा को मिले 18,690 वोट। इससे उत्साहित अरविंद केजरीवाल ने महराज मलिक को फोन पर बधाई दी। महराज मलिक के न्योते पर केजरीवाल ने 10 अक्टूबर को डोडा जाने की हामी भरी है। जम्मू कश्मीर 5वां राज्य है जहां आम आदमी पार्टी का कोई विधायक निर्वाचित हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन की ईडी के सामने पेशी। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में फंड की गड़बड़ी से जुड़े मामले में हुई पूछताछ। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान, पूर्व सांसद और कांग्रेस के नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन ईडी के सामने दूसरे संबंध पर पूछताछ के लिए पहुंचे। सफेद कुर्ता पैजामा में वो अपनी लीगल टीम के साथ हैदराबाद में ईडी दफ्तर पहुंचे।
अजरुद्दीन से हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में वित्तीय गड़बड़ियों के मामले में पूछताछ हुई। एसोसिएशन का अध्यक्ष रहने के दौरान अजरुद्दीन का कार्यकाल ईडी की जांच के घेरे में है। इस मामले में ईडी ने पिछले साल नवंबर 2023 में छापेमारी भी की थी। ये मामला HCA के 20 करोड़ रुपए के फंड के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है। हालांकि 61 साल के मोहम्मद अजरुद्दीन अपने खिलाफ लगे आरोपों को पहले ही खारिज कर चुके हैं। हैदराबाद में ओवैसी के इलाके में भिड़ गए MIM और कांग्रेस कार्यकर्ता। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर हमला किया। पहले तीखी जिरा हुई, फिर हाथापाई होने लगी और देखते देखते मारपीट हो गई। हैदराबाद के हुमायूं नगर इलाके में कांग्रेस और MIM कार्यकर्ताओं के बीच टकराव हो गया और फिर दोनों एक दूसरे पर हमला कर बैठे। विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस नेता फिरोज खान अपने समर्थकों के साथ बैंक कॉलोनी का दौरा कर रहे थे। उसी समय MIM के विधायक मोहम्मद माजिद हुसैन और उनके समर्थक भी वहां पहुंच गए। इसी बात पर तनातनी हो गई और फिर मारपीट होने लगी। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को झगड़े को काबू में करने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। हैदराबाद में कांग्रेस नेता फिरोज खान को असदुद्दीन ओवैसी का कट्टर विरोधी समझा जाता है। उन्होंने ओवैसी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। यूपी में पुलिस एक्शन के बावजूद नहीं थम रही छेड़छाड़ की घटनाएं। हरदोई में भी हुई देवरिया जैसी वारदात। एक शोहदा बाइक से गुजर रहा था। 4 स्कूली छात्राएं उसकी अपोजिट साइड से आ रही थी। तभी चलती बाइक से उस शोहदे ने एक छात्रा का दुपट्टा खींच लिया। वो छात्रा सड़क पर गिरने से बची। इस घटना से चारों छात्राओं में ऐसी बदहवासी देखने को मिली कि उन्होंने जान बचाने के लिए सड़क पर ही दौड़ लगा दी। ये पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। यूपी के हरदोई के बिलग्राम की तस्वीर है। सोशल मीडिया पर वायरल इसी वीडियो के आधार पर पुलिस उस शोहदे की तलाश कर रही है। देवरिया कांड में तो ऐसे शोहदों का हाफ एनकाउंटर हुआ था। हिजबुल्लाह को लेकर इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा खुलासा। कहा लगता है नसरुल्लाह के बाद उनका नया नेता भी मारा गया। बीते शुक्रवार की ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब इजराइल ने बेरूत में बेहिसाब बारूद बरसाया था। तब इजरायली मीडिया ने दावा किया था कि हाशेम सैफुद्दीन इस हमले में मारा गया। हाशेम सैफुद्दीन को हसन नसरल्लाह का उत्तराधिकारी बताया जा रहा था। लेकिन अब इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने यह कहकर सनसनी फैला दी है कि हिजबुल्लाह की कोई लीडरशिप ही नहीं बची। उत्तरी कमान के दौरे पर गैलेंट ने कहा कि हिजबुल्लाह में फैसला लेने वाला कोई नहीं बचा। नसरल्लाह के बाद शायद उसका रिप्लेसमेंट भी मारा गया। जब धुआं छटेगा तो ईरान को पता चलेगा कि उसका सबसे बड़ा हथियार हिजबुल्लाह खत्म हो गया है। इस बीच हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासिम ने कहा कि वो युद्ध विराम को लागू करने के प्रयासों का समर्थन करते हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक दूसरे को मिटाने की जिद वाला युद्ध आज भी जारी रहा। हिजबुल्लाह ने 100 से ज्यादा रॉकेट दागे। एक के बाद एक रॉकेट इजराइल के हाइफा शहर को निशाना बनाकर दागे गए। हिजबुल्लाह ने कहा कि इजराइल को किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ने देंगे। हालांकि इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर रॉकेट्स को हवा में ही मार दिया। इस बीच लेबनान से भी इजरायली हमले की नई तस्वीरें सामने आई। इजराइल ने दावा किया है कि उसने साउथ लेबनान के कई इलाकों में हिजबुल्लाह के वेपन सेंटर्स को निशाना बनाया। इजराइल ने कहा कि उसकी 146वीं डिवीजन ब्रिगेड ने लोकलाइज टारगेटेड ऑपरेशनल गतिविधियों के जरिए हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया। इजराइल ने गोलानी ब्रिगेड का भी वीडियो जारी किया, जो उत्तरी इजराइल ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को घुसपैठ से रोकने और उन्हें न्यूट्रलाइज करने का दावा करती आई है। मिडिल ईस्ट में तनाव और यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के लीडर्स मुलाकात करने वाले हैं। लेबनान में इजराइल से जंग के बीच हिजबुल्लाह ने एक नया वीडियो जारी किया है। हिजबुल्लाह के डेप्यूटी चीफ ने कहा है कि इजराइल को हरा कर रहेंगे। इजराइल ने लेबनान में अपना ग्राउंड फोर्स ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसीलिए हिजबुल्लाह ने अपनी राडवान फोर्स के कमांडो को युद्ध भूमि में उतार दिया है। ये हिजबुल्लाह की विशेष इकाई है। इस यूनिट का काम इजरायली क्षेत्र में घुसपैठ करना और खास तौर से गैलिली इलाके में नागरिक समुदायों पर कब्जा करना है। राडवान फोर्स UAV का इस्तेमाल करने में भी महारत हासिल रखती है। इस फोर्स के जवानों को इजराइल में घुसकर चौकियों पर कब्जा करने की ट्रेनिंग भी दी गई है। इधर इजराइल ने भी वीडियो जारी कर कहा कि उसने साउथ लेबनान में अपने ऑपरेशन को और तेज करना शुरू कर दिया है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को लेबनान की तरफ भेजा जा रहा है। इस बीच हिजबुल्लाह के डेप्यूटी चीफ ने कहा है कि नए मुखिया का ऐलान जल्द होगा। जंग के बीच लेबनान ने कहा है कि इजराइल के हमलों की वजह से 12 लाख लोग बेघर हो चुके हैं।
मिसाइल अटैक के जवाब में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर नहीं हमला करेगा इजराइल। अमेरिकन मीडिया में बदलेगा नए प्लान का खुलासा। 7 दिन गुजर गए लेकिन इजराइल ने अभी तक ईरान से मिसाइल अटैक का बदला नहीं लिया। ईरान कहता है कि उसने इजराइल को भीषण नुकसान पहुंचा है, मगर इजराइल कुछ नहीं बोला। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि इजराइल फिलहाल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेगा। इसके बजाय इजराइल के निशाने पर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के सैन्य ठिकानों और ईरान की खुफिया साइट है। आने वाले समय में इजराइल इनको निशाना बना सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली अपनी जवाबी कार्रवाई में अमेरिका का समर्थन चाहता है। बाइडेन प्रशासन नहीं चाहता कि इजराइल कोई जवाबी कार्रवाई करे। वो दोनों मुल्कों को सीज फायर की तरफ बढ़ने की सलाह दे रहा है। इस बीच इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेनेट ने ईरान पर परमाणु ठिकानों पर हमला करने का समर्थन किया है। गजा में जंग के 1 साल बाद भी इजराइल के हमले जारी हैं। ताजा हमले में 21 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक ये हमला सेंट्रल गजा के बुरेज इलाके में हुआ। कहा गया कि इजराइल ने रिफ्यूजी कैंप को निशाना बनाकर हमला किया था। हमले के बाद कई लोग मलबे में दफन हो गए। अस्पताल ने बताया कि उनके पास 21 शव पहुंच चुके हैं। कुछ और लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। हमले ऐसे वक्त किए गए जब इजराइल पर हुए आतंकी हमले को लेकर अलग अलग देशों में प्रोटेस्ट हुए। जॉर्डन के लोग हमास और फिलिस्तीन के सपोर्ट में निकले। इसी तरह न्यूयॉर्क में भी सैकड़ों लोगों ने फिलिस्तीन का झंडा लेकर प्रदर्शन किया और इजराइल पर युद्ध अपराध के साथ गजा में नरसंहार का आरोप लगाया। इजराइल पर गजा में युद्ध रोकने का भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, लेकिन वो अमेरिका समेत बाकी देशों को ये बताना चाहता है कि बंधकों की रिहाई तक युद्ध जारी रहेगी। उत्तरी अफ्रीकी देश मोरक्को में कुदरत का करिश्मा देखने को मिला। रेगिस्तान में अचानक पानी की झील बन गई। मोरक्को के सहारा रेगिस्तान का यह हिस्सा दुनिया का सबसे सूखा इलाका है, लेकिन इन तस्वीरों ने मौसम वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया है। रेगिस्तान के बीचों बीच पानी की धार दिखाई देने लगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आमतौर पर साउथ मोरक्को पर मानसूनी बारिश का असर नहीं पड़ता, लेकिन इस बार बारिश की वजह से रेगिस्तानी इलाकों में पानी जमा होने लगा। कई जगह पानी वाले टापू बन गए। मोरक्को के मौसम विभाग के मुताबिक 30 साल में पहली बार इतनी बारिश हुई है। इसी के चलते जागोरा और टाटा इलाके में इरी की झील भी पानी से भर गई। ये झील 50 साल से सूखी थी। जिन इलाकों में पानी भरा वहां साल भर में 250 मिलीमीटर बारिश होती है। इस बार सितंबर में 2 दिन में इससे ज्यादा बारिश हो गई। रूस यूक्रेन वॉर को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया अपने जवानों को यूक्रेन वॉर जोन में भेजने की तैयारी कर रहा है। ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने एक बार फिर अमेरिका और साउथ कोरिया पर न्यूक्लियर हमले की धमकी दी। साउथ कोरिया की न्यूज एजेंसी ने साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर के हवाले से कहा कि नॉर्थ कोरिया रूस की मदद की तैयारी कर रहा है। वो अपने हजारों जवानों को यूक्रेन फ्रंट पर भेज सकता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच सैन्य समझौते जैसे एक संधि है। कहा तो ये भी जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के 6 सैन्य अधिकारी डोनेट्स्क के पास जंग में मारे जा चुके हैं। इससे पहले कई रिपोर्ट्स में इसका जिक्र भी किया गया है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने लोगों को डॉनबास में कंस्ट्रक्शन के काम के लिए भेजा था। वहीं साउथ कोरिया का कहना है कि रूस के कहने पर नॉर्थ कोरिया एक नई परमाणु पनडुब्बी भी तैयार कर रहा है। यूरोपियन देश अल्बानिया में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी लोगों ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की। पहले नारेबाजी की, फिर पुलिस वालों की तरफ पेट्रोल बम फेंके, चारों तरफ आगजनी की। इसके बाद पुलिस वालों ने जवाबी कार्रवाई की, आंसू गैस के गोले दागे और भीड़ को तितर बितर करना शुरू कर दिया। हंगामे, हिंसा और आगजनी की ये तस्वीरें अल्बानिया की राजधानी तिराना से आई, जहां सरकार के खिलाफ सवनीय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकारी बिल्डिंगों में आग लगा दी और प्रॉपर्टी का नुकसान किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार उनके नेताओं की आवाज दबा रही है। नेताओं को हाउस अरेस्ट करने के खिलाफ भी लोगों ने हंगामा किया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।